दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जावे। पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जावे। वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। हरदम द्वेष पाखंड झूठ अन्याय से निस दिन दूर रहे। छल दंभ द्वेष पाखंड झूठ अन्याय से निस दिन दूर रहे। जीवन हो शुद्ध सरल अपना, जीवन हो शुद्ध सरल अपना, शुचि प्रेम सुधा नित बरसावे। वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। सत्रहवां प्रश्न 7.5 करोड़ रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर कविता जी, ये रहा। प्रथम श्रेणी पदार्पण पर दोहरा शतक बनाने वाले पहले भारतीय गुंडप्पा विश्वनाथ ने किस टीम के विरुद्ध ये उपलब्धि हासिल की थी? और आपके ऑप्शन ये रहे। ए सर्विसेज, बी आंध्रा, सी महाराष्ट्र, डी मेरे बड़े भाई साहब, मुझसे 5 साल बड़े, लेकिन केवल 3 क्लास आगे। अच्छा, इन्होंने भी उसी उम्र में पढ़ना शुरू किया था जब मैंने किया, लेकिन शिक्षा जैसे महत्व के मामले में ना, ये जल्दबाजी से काम लेना पसंद ना करते। इस भवन की बुनियाद खूब मजबूत डालना चाहते थे, जिस पर एक आलीशान महल बन सके। 1 साल का काम 2 साल में करते, कभी कभी इनको 3 भी लग जाते। इनका मानना था कि जब तक बुनियाद ही पुख्ता नहीं होगी ना, तो मकान कैसे पायदार बने। मैं छोटा, ये बड़े। मेरी उम्र 9 साल की और ये 14 साल की। इन्हें मेरी देख रेख और निगरानी रखने का पूरा जन्म सिद्ध अधिकार था। भैया, मेरी शालीनता भी इसी में थी कि मैं इनके हुक्म को कानून समझ। अच्छा, स्वभाव से बड़े अध्ययनशील थे, हर दम किताबें खोले बैठे रहे, और शायद दिमाग को आराम देने के लिए कभी कॉपी पर, कभी किताब के हाशियों पर चिड़ियों,
कुत्तों बिल्लियों की तस्वीर बनाया करते थे। कभी कभी एक ही नाम, शब्द या वाक्य 10-20 बार लिख डालते। कभी एक शेर को बार बार सुंदर सुंदर अक्षर से नकल करते, और कभी तो ऐसी शब्द रचना करते जिसका ना कुछ अर्थ होता ना कोई सामंजस्य। मसलन मैं आपको दिखाता हूं। एक बार मैंने इनकी कॉपी पर एक इबारत लिखी थी, स्पेशल अमीना भाइयों भाइयों, दरअसल भाई भाई, राधे श्याम, श्रीयति राधे श्याम। 1 घंटे तक मैं देखता रहा। फिर एक आदमी का चेहरा बना हुआ था। मैंने चेष्टा की कि इस पहेली का कुछ अर्थ निकालूं, लेकिन असफल था। और इनसे पूछने का साहस नहीं हुआ, क्योंकि इनकी रचनाओं को समझना मेरे लिए छोटा मुंह और बड़ी बात थी। हाँ, मेरा जी पढ़ाई में बिल्कुल ना लगता। अरे 1 घंटा किताब लेकर बैठना मानो पहाड़ लगता था। मौका पाते ही ना मैं हॉस्टल से निकल जाता और मैदान में आ जाता। कभी कंकरियां उछालता, कभी कागज की तितलियां उड़ाता, और कहीं कोई साथी मिल गया तो फिर पूछना ही क्या, 4 दीवारी पर चढ़कर कूद रहे हैं, फाटक को आगे पीछे चलाते हुए उसे मोटर कार का आनंद उठा रहे। लेकिन कमरे में पहुंचते ही भाई साहब का ये रौद्र रूप देखकर प्राण सूख जाते थे। उनका पहला सवाल होता, बादल! हमेशा हमेशा यही सवाल, और इसी ध्वनि में पूछा जाता। मेरा इसके पास कोई जवाब नहीं। अरे पता नहीं मुंह से क्यों ना निकलता था, बाहर ही खेल रहा था। मेरा मौन कह देता था कि मुझे अपना अपराध स्वीकार है, और भाई साहब के लिए इसके सिवा और कोई इलाज न था कि रोष और स्नेह से मिले हुए शब्दों में मेरा सत्कार करना। एक ट्रांसलेशन करो, ठीक है? समझ में आया तो पूछ लेना, ठीक? पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था। आप बताओ क्या बात है? भाई साहब, पुलिस के आने के पहले ही चोर क्यों भाग जाता है? इस तरह अंग्रेजी पढ़ोगे, हैं? जिंदगी भर पढ़ते रहोगे ना, और एक हर्फ भी नहीं आएगा। अंग्रेजी पढ़ना कोई हंसी कर नहीं, तो चाहे पढ़ ले। गहरा गहरा रामलाल श्यामलाल सभी अंग्रेजी के विद्वान हो जाते, समझे? यहाँ रात दिन आंखें फोड़नी पड़ती है, खून जलाना पड़ता है, तब कहीं जाके एक विद्यार्थी पढ़ाती भी क्या है, कहने को आ जाती। बड़े बड़े विद्वान भी शुद्ध अंग्रेजी नहीं लिख सकते, बोलना तो दूर। और मैं तो कहता हूँ कि तुम कितने बड़े घोड़ा हो कि मुझसे भी समझ नहीं। मैं कितनी मेहनत करता हूँ कि तुम अपनी आंखों से देखते हो, अगर नहीं देखते हो तो तुम्हारी आंखों का कसूर, तुम्हारी बुद्धि का कसूर। इतने मेरे तमाशे होते हैं, तुमने मुझे कभी देखने जाते देखा? रोज ही क्रिकेट और हॉकी मैच होते, मैं पास में नहीं पढ़ता, हमेशा पढ़ता रहता हूँ, और उस पर भी एक दर्जे में 2-2, 3-3 साल पढ़ा रहता हूँ। तो तुम कैसे आशा करते हो कि एक खेलकूद में वक्त का बदला तुम पास हो जाओगे? हैं महाराज, मुझे तो 2 ही 3 साल लगते हैं, तुम पूरी उम्र इसी दर्जे में पढ़े सड़ते रहो। और तुम्हें अगर अपनी यही उम्र गंवानी है ना, तो बेहतर है घर चले जाओ, मजे से गुल्ली डंडा खेलो। तो ये नौबात की गाड़ी कमाई के पैसे क्यों बर्बाद करते हो? हैं? मैं ये लताड़ सुनकर आंसू बहाने लगा। जवाब ही क्या था? अरे अपराध तो मैंने किया, लताड़ कौन सा है? भाई साहब उपदेश की कला में निपुण थे। ऐसी लगती बातें कहते, ऐसे सूक्ति बाण चलाते ना, जिगर के टुकड़े टुकड़े हो जाते और हिम्मत छूट जाती। अरे इस तरह जी जान तोड़कर मेहनत करने की शक्ति मेरे में नहीं है। और उस निराशा में जरा देर के लिए सोचने लगता कि क्यों ना गाँव चला जाऊं।
जो काम मेरे बूते से बाहर है उसमें हाथ डालकर क्यों अपनी जिंदगी खराब करूं? मैं बेवकूफ ही सही, लेकिन नहीं होती इतनी मेहनत। गांव चला जाऊंगा मैं, नहीं होती। लेकिन घंटे 2 घंटे के बाद निराशा के बादल हट जाते और मैं इरादा करता कि आज से खूब जी लगाकर पढ़ूंगा। चटपट एक टाइम टेबल बना डालता, लेकिन पहले से कोई स्कीम तैयार किए हुए काम की शुरुआत कैसे की जाए। टाइम टेबल में खेल कूद की मत तो बिल्कुल उड़ जाती। प्रातः काल उठना, 6 बजे मुंह हाथ धोकर नाश्ता करके पढ़ने बैठ जाना, 6 से 8 तक अंग्रेजी, 8 से 9 तक गणित, 9 से 9:30 तक इतिहास, फिर भोजन स्कूल, स्कूल से 3:30 बजे वापस आकर आधा घंटा आराम, 4 से 5 तक भूगोल, 5 से 6 तक ग्रामर, आधा घंटा हॉस्टल के सामने टहलना, 6:30 से 7 अंग्रेजी कंपोजिशन, फिर भोजन करके 8 बजे पढ़ने बैठ जाना, 8 से 9 अनुवाद, 9 से 10 हिंदी, 10 से 11 तक विविध विषय और फिर विश्राम। विश्राम, इतना अच्छा शब्द है विश्राम। लेकिन टाइम टेबल बना लेना एक बात और उस पर चलना दूसरी। पहले ही दिन से उसकी ऐसी की तैसी शुरू हो जाए। मैदान की वो सुखद हरियाली, हवा के वो हल्के हल्के झोंके, फुटबॉल की उछल कूद, वॉलीबॉल की वो तेजी और फुर्ती मुझे अज्ञात और अनिवार्य रूप से खींच ले जाती। यहां पहुंचते मैं सब कुछ भूल जाता। वो जानलेवा टाइम टेबल, वो आंख-खोल पुस्तकें किसी की याद न रहती। और फिर भाई साहब को नसीहत और फजीयत का अवसर मिल जाता। अरे मैं उनके साय से भागता, उनकी आंखों से दूर रहने की चेष्टा करता, कमरे में इस तरह दबे पांव आता कि उनको खबर ना हो। उनकी नजर मेरी ओर उठी और मेरे प्राण निकले। हमेशा सिर पर एक नंगी तलवार सी लटकती मालूम होती, जैसे मौत और विपत्ति के बीच भी आदमी मोह और माया के बंधन में जकड़ा रहता। वैसे ही मैं इतनी डांट खाने के बाद भी खेल कूद को नहीं भूलता। सालाना इम्तिहान हुआ और भाई साहब फेल हो और मैं पास हूं। अच्छा, मैंने ज्यादा मेहनत ना की, लेकिन पता नहीं कैसे क्लास में फर्स्ट आया। अब मेरे और भाई साहब के बीच में 2 क्लास का अंतर रह गया। मन में आया कि भाई साहब को आड़े हाथों लूं। महाराज, कहाँ गई वो आपकी घोर तपस्या? बताइए। अरे मुझे देखिए, मजे से खेलता भी रहा और क्लास में फर्स्ट भी हो। लेकिन वो इतने दुखी और उदास थे ना कि मुझे उनसे दिली हमदर्दी हुई और उनके घाव पे नमक छिड़कने का विचार मुझे लज्जास्पद सा जान पड़ा। हाँ, मुझे अपने ऊपर थोड़ा अभिमान हुआ और मेरा कॉन्फिडेंस भी बढ़ा कि भाई साहब ने अगर मेरी ऐसी फजीयत की तो उनसे साफ कह दूंगा कि आपने अपना खून जलाकर कौन सा तीर मार लिया है? तो मुझे देखिए, मुझसे सीखिए। मजे से खेलता और क्लास में फर्स्ट। लेकिन जुबान से हिकड़ी जताने का साहस ना होने पर भी मेरे रंग ढंग में साफ जाहिर था कि भाई साहब का वो आतंक अब मुझ पर नहीं है और इन्होंने इसे भाप लिया। इनकी सहज बुद्धि ना बड़ी तीव्र थी और एक दिन भोर का सारा समय मैं क्रिकेट की भेंट करके ठीक भोजन के समय घर पे लौटा ना, तो इन्होंने मानो तलवार खींच ली और मुझ पर टूट पड़ी।
रहा हूँ इस साल पास हो गए हो और दर्जे में अव्वल आ गए हो तो दिमाग खराब हो गया है? मगर भाईजान घमंड तो बड़े बड़ों का नहीं रहा, तुम्हारी हस्ती क्या है? क्यों? इतिहास में रावण का हाल तो पढ़ा ही होगा, है? हाँ, तो फिर उसके चरित्र से आपने कौन सा उपदेश लिया? ये यूं ही पढ़ गए? महज इम्तिहान पास कर लेना कोई चीज़ नहीं है, असल चीज़ है बुद्धि का विकास। जो कुछ पढ़ो उसका अभिप्राय समझो, उसका मतलब समझो। रावण भूमंडल का स्वामी था, ऐसे राजाओं को चक्रवर्ती कहते हैं। आजकल वैसे अंग्रेजी राज्यों का विस्तार भी बहुत बढ़ा हुआ है, पर इन्हें चक्रवर्ती नहीं कह सकते। संसार में अनेकों ऐसे राष्ट्र हैं जो अंग्रेजों का आधिपत्य स्वीकार नहीं करते, बिल्कुल स्वामी। रावण एक चक्रवर्ती राजा था, संसार के सभी महिप उसे कर देते थे, बड़े बड़े देवता उसकी गुलामी करते थे, आग और पानी के देवता भी उसके दास थे, दास। मगर उसका अंत क्या हुआ? घमंड ने उसका नामो निशान तक मिटा दिया। आखिर में उसे कोई एक चुल्लू भर पानी देने वाला भी ना बचा। आदमी जो चाहे कुकर्म करे, पर अभिमान ना करे। अभिमान किया, दीन और दुनिया से गया। शैतान का हाल भी पड़ा ही होगा। उसको यह अभिमान हुआ था कि ईश्वर का उससे बढ़कर सच्चा भक्त कोई है ही नहीं। अंत में यह हुआ कि स्वर्ग से नरक में ढकेल दिया गया। गलत तो नहीं कहा? शाहरुख ने भी एक बार अहंकार किया था, फेंक ईमान बनकर मर गया। तुमने तो अभी केवल एक दर्जे पास किया, अभी से तुम्हारा सिर फिर गया, तब तक तुम पढ़ चुके। ये समझ लो कि तुम अपनी मेहनत से नहीं पास हुए, अंधे के हाथ बटेर लगी है, और बटेर केवल एक बार हाथ लगती है, बार बार नहीं। कभी कभी क्रिकेट में भी धोखे से चौवा छक्का लग जाता है, मगर इससे कोई सचिन तेंदुलकर नहीं बन जाता। सच्चा खिलाड़ी वो जिसका एक भी बार खाली ना जाए। मेरे दर्जे में आ गए ना लाला, ये दांतों पसीने आ जाएगा जब अलजबरा और ज्योमेट्री के लोहे के चने चबाने पड़े और इंग्लिस्तान का इतिहास पढ़ना पड़े। बादशाहों के नाम याद रखना आसान समझते हो? 8 तो हेनरी ही गुजर गए। कौन सा कांड किस हेनरी के समय में हुआ ये याद कर लेना आसान समझते हो? हेनरी 7वें की जगह हेनरी 8वां लिख दिया, सारे नंबर गायब, सफा चट, सिफर भी नहीं मिलेगा। हो किसके आदमी? दर्जनों तो जेम्स हुए, दर्जनों विलियम, कौड़ियों चार्ल्स। दिमाग चक्कर खाने लगता है, आंधी लोग हो जाता है। इन अभागों को नाम भी नहीं जोड़ते थे, एक ही नाम के आगे द्वयम, सोयम, पंजुम, सस्टम लगाते चले गए। मुझसे पूछते मैं 10 लाख नाम बता देता। और ज्योमेट्री खुदा की पनाह, आ बा जा की जगह पे अगर आ जा बा लिख दिया तो सारे नंबर कट गए। कोई निर्दयी परीक्षकों से नहीं पूछता कि भैया आखिर आबा जा और आजाबा में क्या फर्क है? भात दाल रोटी खाई या दाल भात रोटी खाई, इसमें क्या रखा है? लेकिन नहीं, इन परीक्षकों को इसकी क्या परवाह? ये तो बस वही देखते हैं जो पुस्तक में लिखा है। चाहते हैं कि लड़के अक्षर अक्षर रट डालें, और इसे रटंत का नाम एजुकेशन रख छोड़ा। आए बात सुनने? इस रेखा पर वो लंब गिरा दो तो आधार लंब का दुगुना। पूछिए मतलब चौगुना हो जाए, आधा ही रहे मेरी भला से। लेकिन नहीं, परीक्षा में अगर आपको पास होना है तो ये सब खुराफात आपको लिखनी पड़ेगी। कह दिया कि समय की पाबंदी पर एक निबंध लिखो तो 4 पन्नों से कम ना हो। ठीक, अब आप कापी सामने रखे, कलम हाथ में पकड़े, उसकी किस्मत को रोइए। कौन नहीं जानता है कि समय की पाबंदी हो तो बहुत अच्छी बात है? इससे इंसान के जीवन में संयम आ जाता है, दूसरों का उस पर स्नेह बनने लगता है, उसके कारोबार में उन्नति होती है। लेकिन इस जरा सी बात को 4 पन्ने में कैसे लिखें? जो बात एक वाक्य में कही जा सके उसके लिए 4 पन्ने लिखने की जरूरत? मैं तो इसे हिमाकत समझता हूँ कि समय की किफायत नहीं है बल्कि उसकी बर्बादी है कि आपने कुछ भी ठूस दिया। तो हम चाहते हैं कि आदमी को जो कुछ भी कहना हो झटपट अपनी बात कर, अपना रास्ता ना पे। लेकिन नहीं, आपको 4 पन्ने लिखने पड़ेंगे, रंगने पड़ेंगे, चाहे जैसे लिखिए। और पन्ने भी कैसे मालूम? पूरे फुल इसके पास। तो ये छात्रों पर अत्याचार नहीं तो और क्या? अनर्थ तो तब होता है जब कहा जाता है संक्षेप में लिखिए। समय की पाबंदी पर संक्षेप में एक निबंध लिखिए जो 4 पन्नों से कम ना हो। संक्षेप में तो 4 पन्ने हुए, नहीं तो शायद 100-200 पन्ने लिखवाते। तेज भी चलिए और धीरे भी। उल्टी बात है कि नहीं?
एक बालक भी इतनी सी बात समझ सकता है, लेकिन इस परीक्षकों को इतनी तमीज़ भी नहीं। ऊपर से दावा ये कि हम अध्यापक हैं। तो मेरे भैया मेरे खर्चे में आग न डाला तो ये सारे के सारे पापड़ बेलने पड़ेंगे, तब जाके आटे और दाल का भाव मालूम होगा। कई दर्जे में पास हो गए और अव्वल आ गए हो तो ज़मीन पर पैर नहीं रखते। ये मेरा काम मानिए, लाख फेल हो गया हूँ तुमसे बड़ा, दुनिया का और जिंदगी का मुझे तुमसे ज़्यादा अनुभव है। इसलिए जो भी कहता हूँ ना मुझे बांधिए, पछताइए। तो सुनो, खाना दिया, खा लिया। स्कूल का समय निकट था, मैं ईश्वर जाने ये उपदेश माला कब समाप्त हो। भोजन निस्वार्थ बेस्वार्थ ऐसा लग रहा था। अरे जब पास होने पर ये डांट पड़ रही है तो फेल होने पर क्या करेंगे? हैं? अरे इन्होंने अपनी पढ़ाई का जो भयंकर चित्र मेरे सामने खींचा ना, अलजेब्रा ये वो, इसने मुझे भयभीत कर दिया। कैसे स्कूल छोड़कर मैं घर नहीं भाग गया, यही ताज्जुब है। लेकिन पुस्तकों में मेरी अरुचि ज्यों की त्यों बनी हुई। खेल कूद का कोई अवसर हाथ से ना जाने देता। हाँ, एक बात थी, पढ़ता भी था लेकिन बहुत कम, इतना कि रोज का टास्क पूरा हो जाए और क्लास में जलील ना होना पड़े। अपने ऊपर जो कॉन्फिडेंस पैदा किया था ना, भाई साहब ने उसकी ऐसी तैसी लगा दी। और भाई चोरों का सा जीवन कटने लगा, क्या करता। फिर सालाना इम्तिहान हुआ और कुछ ऐसा संयोग हुआ कि मैं फिर पास हो गया। मैं फिर पास हो गया। और भाई साहब, भाई साहब अच्छा, मैंने ज्यादा मेहनत ना की लेकिन पता नहीं कैसे क्लास में फर्स्ट आ गया। इन्होंने जी तोड़ मेहनत, जी तोड़। अरे कोर्स का एक एक शब्द चाट गए। रात 10 बजे तक इधर, सुबह 4 बजे से उधर, मुद्रा कांतिहीन हो गई थी। और मुझसे कहा करते थे, ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ा करो, विद्या आती है। बेचारे नतीजा सुनाया गया तो रो पड़े। मैं भी रोने लगा। अपने पास होने की खुशी ना आधी हो गई। मैं भी फेल हो गया होता तो शायद इनको इतना बुरा न लगा, लेकिन विधि का विधान कौन टाले। अब मेरे और भाई साहब के बीच में सिर्फ और सिर्फ एक क्लास का अंतर रह गया। मेरे मन में कुटिल भावना उदय हुई कि भाई साहब एक साल, सिर्फ एक साल और फेल हो जाए तो मैं उनके बराबर आ जाऊं। फिर किस आधार पर वो मेरी फजीयत करेंगे? हा? मैंने इस पहले विचार को दिल से ना बलपूर्वक निकाल डाला। मेरे अच्छे के लिए डांटते हैं, मुझे बुरा जरूर लगता है, लेकिन शायद इनके उपदेशों का ये असर है कि मैं धनाधन पास होता रहता, और वो भी इतने अच्छे नंबरों से है?
कुछ नर्म पड़ गए थे। अरे मुझे डांटने का अधिकार पाकर भी धीरज से काम लिया। शायद हम वो समझने लगे थे कि मुझे डांटने का हक नहीं रहा। ये रहा भी तो बहुत कम। मेरी स्वच्छंदता बढ़ी और मैं उनकी सहिष्णुता का अनुचित लाभ उठाने लगा। अच्छा, मुझे कुछ ऐसी धारणा हुई कि मैं तो पास हो ही जाऊंगा, पढ़ूं या ना पढ़ूं, मेरी तकदीर बलवान है। और भाई साहब के डर से जो थोड़ा बहुत पढ़ लिया करता था वो भी अब। अच्छा, मुझे नया शौक पैदा हो गया, कनकौए उड़ाने का, पतंगबाजी का। अब सारा दिन पतंगबाजी की भेंट होता था। मांझा देना, कन्ने बांधना, पतंग टूर्नामेंट की तैयारियां आदि समस्याएं अब गुप्त रूप से हल होती। उनको संदेह न होने देना चाहता था कि उनका सम्मान और लिहाज मेरी नजरों से कम हो गया। और एक दिन मैं शाम के समय बेतहाशा दौड़ा चला जा रहा था। आंखें आसमान की तरफ थी और मन उस आकाशगामी पथिक की ओर जो मंद मंद गति से झूमता हुआ पतन की ओर चला गया। जैसे कोई आत्मा स्वर्ग से निकलकर विरक्त मन से नए संस्कार ग्रहण करने जा रही है। बालकों की एक पूरी सेना लग्गे और झड़दार बांस लिए उसका स्वागत करने को तैयार थी। किसी को अपने आगे पीछे की खबर ना थी। मानो सब उस पतंग के साथ आकाश में उड़ रहे हैं, जहां सब कुछ समतल, सब कुछ। सहसा वहीं भाई साहब से मेरी मुठभेड़ हो गई। तो शायद बाजार से लौट रहे थे। मेरी है, मेरी है, मेरी, मेरी। सारी लौंडों के साथ थैले के कनकौए के पीछे दौड़ते तुम्हें शर्म नहीं आती? इतना भी लिहाज नहीं किया, बेची जमात में नहीं है, बल्कि 8वीं दर्जे में, और मुझसे केवल एक दर्जा नीचे हो। आखिर आदमी को कुछ तो अपनी पोजीशन का ख्याल करना चाहिए है। एक जमाना था जब लोग 8वां दर्जा पास करके नायब तहसीलदार हो जाते थे। अरे मैं कितने ही मिलिट्रियों को जानता हूं जो आज अव्वल दर्जे के डिप्टी मजिस्ट्रेट, सुपरिंटेंडेंट, कितने ही 8वीं जमात वाले हमारे लीडर और समाचार पत्रों के संपादक, बड़े बड़े विद्वान जिनकी मातहती में काम करते हैं। और तुम उसी 8वीं दर्जे में आकर बाजारी लौंडों के साथ कनकौए के पीछे दौड़ रहे हैं। मुझे तुम्हारी कमकली पर दुख होता। तुम ज़हीन हो, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन वो जहन किस काम का जो हमारे आत्मगौरव की हत्या है। तुम अपने दिल में ये समझते होगे कि मैं भाई साहब से महज एक दर्जा नीचे हूं, इसलिए अब उन्हें मुझको कुछ कहने का हक नहीं। ये गलती है तुम्हारी। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूं, और चाहे तुम आज मेरी ही क्लास में क्यों ना आ जाओ, और अगर इन परीक्षकों का यही हाल रहा ना, तो निसंदेह अगले साल तुम मेरे समकक्ष हो ही जाओगे, और 1 साल बाद मुझसे आगे भी निकल जाओगे। लेकिन मुझ में और तुम में जो 5 साल का फर्क है ना, उसे तुम क्या खुदा भी नहीं मिटा सकता। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूं और हमेशा रहूंगा। जिंदगी का और दुनिया का जो तजुर्बा मुझे है ना, तुम उसकी बराबरी कभी नहीं कर सकते, चाहे तुम एमए, डीफिल और डीलिट ही क्यों ना हो जाओ। समझ किताबें पढ़ने से नहीं आती। हमारी अम्मा ने कोई दर्जा नहीं पास किया, और हमारे दादा भी शायद 5वीं या 6वीं जमात से आगे नहीं गए होंगे, लेकिन हम दोनों चाहे दुनिया भर की सारी विद्या क्यों ना पढ़ लें, अम्मा और दादा को हमें समझाने का, हमें डांटने का अधिकार हमेशा है। और इसलिए नहीं कि वो हमारे जन्मदाता है, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्हें दुनिया का हमसे ज्यादा ज्ञान है और रहेगा। अमेरिका में कौन जीता, आकाश में कितने नक्षत्र हैं, 8वें हेनरी ने कितनी शादियां की, ये बातें भले ही ना उनको मालूम हो, लेकिन हजारों ऐसी बातें हैं जिनका ज्ञान उन्हें हमसे तुमसे और ज्यादा है। भगवान न करे मैं अगर आज बीमार पड़ जाऊँ ना, तो दादा को फोन करने के अलावा तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आएगा। लेकिन अगर तुम्हारी जगह पे दादा हो, किसी को भी फोन ना करें, पहले खुद मर्ज पहचान कर इलाज करेंगे, उसमें अगर सफल ना होंगे तब किसी डॉक्टर को बुलाएंगे। अरे बीमारी तो खैर बड़ी चीज है, हम तुमको इतना भी नहीं जानते कि महीने भर का राशन महीने भर कैसे चला। जो भी अम्मा और दादा भेजते हैं उसे हम
20-22 तक खर्च कर डालते हैं, फिर पैसे पैसे को मोहताज, नाश्ता बंद हो जाता है, धोबी और नाई से मुंह चुराने लगते हैं। लेकिन जितना हम और तुम दोनों मिलकर खर्च कर रहे हैं, उसके आधे में हमारे दादा ने अपनी जिंदगी का बड़ा भाग इज्जत और नेकनामी के साथ निभाया और पूरे एक कुटुंब का पालन किया, जिसमें कुल मिलाकर 9 लोग थे। अरे दूर क्यों जाओगे, अपने प्रिंसिपल साहब को ले लो ना, एमए है कि नहीं, और यहाँ के एमए नहीं है, ऑक्सफोर्ड। लेकिन उनके घर का इंतजाम कौन देखता है? उनकी बूढ़ी माँ। ऑक्सफोर्ड की डिग्री यहाँ पर बेकार हो गई। पहले खुद घर का इंतजाम देखते थे, खर्च पूरा ना पड़ता था, कर्जदार रहते थे। लेकिन जब से उनकी माता जी ने प्रबंध हाथ में लिया, तो जैसे घर में लक्ष्मी आ गई। तो भाईजान, ये जरूर अपने दिल से निकाल दो कि तुम मेरे समीप हो और स्वतंत्र हो। मेरे देख के तुम बेरा नहीं चल पाओगे। अगर तुम ऐसे नहीं माने ना, इधर देखो, तो इसका भी इस्तेमाल कर सकते। भाई साहब, देखो, देखो, मैं कंकौड़े उड़ाने को मना नहीं करता, मेरा भी जी करता, लेकिन क्या करूं? खुद अगर बैरान चलूंगा तो तुम्हारी रक्षा कैसे करूंगा? ये कर्तव्य भी तो मेरे सर पे है। चलो साथ में खाना खाते हैं। और भाई, भाई एक ऐसा शब्द है जो हम किसी भी अनजान व्यक्ति से बोल देते हैं। इसमें प्यार और स्नेह झलकता है। यहीं पर अगर आपके अपने बड़े भाई हो, प्यार और स्नेह के साथ जिम्मेदारी भी आ जाती है। मैं भाई साहब की इस नई युक्ति से नतमस्तक हो गया। और आज सचमुच मुझे अपनी लघुता का अनुभव। उन्हें मुझे डांटने का हक है, उन्हें मुझे डांटने का हक है, मारने का हक है, उन्हें मुझे डांटने मारने का हक है भाई साहब। आप जो कुछ पर मानना चाहें, सब कुछ सच है, सब कुछ सच है। और आपको कहने का अधिकार है
आपको कहने का हक है, मुझे मारने का हक है। सॉरी भाई साहब। छल दंभ द्वेष पाखंड झूठ अन्याय से निष्दिन दूर रहे। जीवन हो शुद्ध सरल अपना, शुचि प्रेम सुधा रस बरसावे। वो शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जावे। निज जीवन सफल बना जावे। निज जीवन सफल बना जावे। तो ये था हमारा नाटक बड़े भाई साहब। धन्यवाद।